हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है उसका नाम है मानव सुरक्षा पर गांधीवादी विचारधारा। ये पार्ट 2 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो मैंने बना दी थी। इस बुक को हम MGPE 11 भी बोलते हैं और ये चैप्टर 4 है और बुक का नाम मानव सुरक्षा है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हमने जहाँ से अंत किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि इसमें अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थान क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्थान क्या है। देखिए, हमने इससे पहले 2 सिद्धांत पढ़ लिए थे इसके। ये तीसरा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय स्थान। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जो सुरक्षा होती है, जो सुरक्षा की अवधारणा होती है, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि आप खाली राष्ट्र के स्थान पे या छोटे मोटे स्थानों पे उसको रख रहे हैं। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि जो हम जो भी संधियाँ करते हैं ना, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हम समुदाय के रूप में संधियाँ करते हैं, वो होनी चाहिए सुरक्षा के ऊपर। कि मानव सुरक्षा के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी संधियाँ भी होनी चाहिए, जिसके आपको पता ही है कि हम समझौते, संधियाँ ये सब करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो मानव सुरक्षा पे भी होनी चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे। देखिए, बता रहे हैं कि एक देश के अगर कोई संकट आता है ना, अगर एक देश में कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो उसका असर आपके दूसरे देश को भी देखने को मिलता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि कोरोना वायरस कहाँ पे आया था, आपको चीन में आया था, परंतु अब उससे पूरा देश इफेक्टेड है ना। अगर एक देश में कहीं युद्ध हो रहा है तो जाहिर सी बात है उससे भी पूरा देश इफेक्टेड होगा। तो ये बोल रहे कि एक देश दूसरे देश से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रभावित होता है। तो बोल रहे कि इसके निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए और एक गैर सरकारी संगठन का कार्य भी हो सकता है। जैसे कि एक ऐसा गैर सरकारी संगठन होना चाहिए जो इन्हों को देखे और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रयास करना चाहिए, इसको मतलब कि सुलझाने का, इसको अच्छे से करने का। देखिए, बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कार्य करने में दो बातें की अपेक्षा की जाती है। वो 2 बातें इस प्रकार है। बोले, एक तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करने की या फिर स्वीकार मूल्यों की सूची, और बोल रहे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कार्य के लिए क्रियान्वयन विधि। देखिए, अब इसमें बता रहे हैं कि जो गांधी जी थे वो तो राष्ट्रवाद से तो जुड़े ही थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। ठीक है, जिसके राष्ट्रीय से थे पर अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। और बोल रहे वो हमेशा नागरिकों के मतलब कि सम्मान के लिए थे कि वो उन्होंने खुद को स्वयं को विश्व का नागरिक माना है, कि विश्व जो है उसका वह है एक नागरिक है, वो ऐसा कहते थे। और गांधी जी की प्रमुख कुछ अवधारणाएं थी, जैसे कि अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, शुद्धता। इसलिए उन्हें हमेशा मनुष्य की सकारात्मक प्रेम के समर्थन के रूप में अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा आवश्यक एकता पर जोर देते थे। वो सकारात्मक हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, पॉजिटिव जो सकारात्मक प्रेम जो होता है उसके समर्थक थे हमेशा। और बोल रहे अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा एकता पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। ये सब आपको भी पता होगा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं कि उनके लिए जो दक्षिण अफ्रीका तथा भारतीय राजनीतिक एक प्रयोगशाला की भांति थी। देखिए, जो उनको आपको पता है कि वो दक्षिण अफ्रीका गए थे पहले, है ना, और फिर भारतीय की जो राजनीति थी वो एक प्रयोगशाला की भांति थी वहाँ पे जब उन्होंने की। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया। देखिए, भारत में जो राजनीतिक का प्रयोग हुआ, जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रयोग किया कि मेरे सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि गांधी जी सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। वो एक अच्छे मानवतावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, तभी उन्होंने जो ब्रिटिश शासन है उसका विरोध किया था। परंतु ब्रिटिश लोगों से वो प्रेम ही करते थे, वो खाली उसके शासन का विरोध करते ना कि ब्रिटिश लोगों का विरोध करते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए, बोल रहे कि जो गांधी जी थे वो किसी भी व्यक्ति से शत्रु नहीं मानते, किसी व्यक्ति को शत्रु नहीं मानते थे, बल्कि वे राज्य की संप्रभुता के परे वे मानवीय भाईचारे की भावना विश्वास रखते थे। कि वो सोचते थे कि जो भाईचारे की भावना होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और वो जो राज्य की संप्रभुता होती है उससे बहुत परे, बहुत दूर रहते थे, और वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि जो गांधी जी थे वो अंतर्राष्ट्रीयवाद, अहिंसा के महान मापदंडों, समाजशास्त्रियों तथा राजनीतिक अनुप्रयोगों से संबंधित था। बोले कि जो गांधी जी का अंतर्राष्ट्रीय जो था वो अहिंसा पे था। ये वो हिंसा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अहिंसा का था पूरा उनका जो मापदंड था अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। और बता रहे हैं कि जो
बोल रहे इनका उद्देश्य था कि घृणा रहित और हिंसा रहित वातावरण तैयार करना। ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी ऐसा वातावरण हो जिसमें कोई घृणा ना करे किसी से और कोई हिंसा ना करे किसी भी तौर से। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि जैसे कि बुद्ध और सेंट फ्रांसिस ने विश्व में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव होता है उसको अच्छी भावना से, प्रेम की भावना से देखा, जो पशु जगत के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए जो बुद्ध थे, जो सेंट फ्रांसिस के कुछ विचार थे, तो वह ना पशु पक्षियों को जो छोटे से छोटा होता है उसको भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि छोटा जानवर है तो उसको मार दो या कुछ कर लो। वो उनको बहुत प्रेम की भावना से देखते थे। तो गांधी जी भी इसी प्रकार के थे। वह भी अपने जो पशु होता है, व्यक्ति होता है, कोई भी होता है, वो हमेशा प्रेम की भावना से देखते थे, कभी उससे नफरत नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए गांधी जी बार बार कहते थे कि व्यक्तियों को ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब वे भाईचारे, बंधुत्व या फिर प्रेम से रहते हैं, तभी वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए आगे बता रहे गांधी जी इसी कारण से क्या थे कि उन्होंने साम्राज्यवादी जो होते हैं, साम्राज्यवाद, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो उपनिवेश है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। क्योंकि देखिए उनको लगता था जैसे कि घिनौना कार्य के विरोध उनकी हमेशा आवाज़ उठती थी। वो क्योंकि प्रेम से, सत्य पे, अहिंसा पे चलने वाले पुजारी थे। जब उन्होंने देखा कि भारत में और अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कैसे स्थिति है, तब उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि विश्व मुक्ति के उद्देश्य के लिए मानवता का यह विशाल समूह कैसे भागीदारी कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि जब हम गुलाम थे तो हमारा जो पूरा इतना बड़ा समूह है वो कैसे उसमें भागीदारी कर सकता है गुलामी में, है ना। तो ये बोलते हैं कि जबकि उन्हें स्वतंत्रता का अर्थ भी ना पता हो और उनको स्वतंत्रता का अर्थ भी नहीं पता था। देखिए पहले के टाइम पे क्या था, जब हम उपनिवेश थे ब्रिटिश के, तो हमें पता ही था कि हम इनके गुलाम हो चुके हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। क्योंकि हमें स्वतंत्रता नहीं पती थी तो गुलाम कैसे पता होगा कि हम गुलाम हैं किसी की, है ना। तो इसलिए गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी इन सब चीज़ के ऊपर। आगे देखिए गांधी जी कहते थे कि राष्ट्रवादी हुए बिना आप अंतर्राष्ट्रवादी नहीं बन सकते, उसकी वो असंभव है। पहले तो आपको राष्ट्रवादी बनना होता है, फिर उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रवाद बन सकते हैं। आगे देखिए। और ये बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव है जब अलग अलग देश के लोग अपने आप को संगठित करके एक व्यक्ति की भांति कार्य करें। देखिए पहले इन्होंने बोला कि राष्ट्रवादी बिना अंतर्राष्ट्रीय के असंभव है। फिर बोलते हैं अगर आपको राष्ट्रवादी बनना है तो आप क्या करें कि अलग अलग देश के लोग अपने आप को संगठित करके व्यक्ति की तरह कार्य करें, तब आप अंतर्राष्ट्रीयवाद बन सकते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अब आगे बताते हैं कि जो महाशक्तियों को प्रधानता की अवधारणा पर आधारित लिंग ऑफ नेशन की आलोचना करते हुए गांधी जी कहते हैं, देखिए जो महाशक्तियों की प्रधानता मिली थी, लिंग ऑफ नेशन, तो गांधी जी उसकी आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोग वास्तव में तभी कायम रह सकते हैं। बोले अंतर्राष्ट्रीय जब भी कायम रह सकते हैं जब ये बड़े और छोटे जो राष्ट्र हैं उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दें, देखिए, या फिर पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले। ये बोलते कि देखिए क्या होता है कि आज के टाइम पे या पहले के टाइम पे भी कि कुछ ऐसी महाशक्तियाँ बन जाती हैं, वो खाली अपने आप को स्वतंत्र करती हैं और जो छोटे देश होते हैं उनके ऊपर कब्जा जमा लेती है, उपनिवेश कर लेती हैं। तो ये बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तभी कायम रह सकता है जब आप छोटे बड़े सारे राज्यों को पूरी स्वतंत्रता दें। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे होता है गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीय राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद तथा मानव एकता की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि अगर आपको राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद और मानव की एकता रखनी है तो उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखिए ये बोल रहे हैं कि इन्हों का कहना था कि जो भारत में स्वतंत्रता केवल तभी मिल सकती है, फिर तभी सुरक्षित रह सकती है जब संपूर्ण जो मानव एक परिवार के भांति बात करे, परिवार के भांति एक दूसरे को सद्भावना रखें। जिसकी जो हमारा मानव है, जो हमारे देश में जो व्यक्ति थे वो एक परिवार के भांति रहें और एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, प्रेम पूर्वक रखें, तभी हम स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे देखिए गांधी जी कहते थे मैं आज़ादी चाहता हूँ ताकि जो अन्य देश है वो मेरे स्वतंत्र देश से कुछ सीख सकें और मानव संपदा अन्य देशों के लिए
लाभ के लिए प्रयोग किया जा सके। देखिए बोलते हैं कि मैं अपने देश के लिए आज़ादी चाहता हूँ ताकि जो अन्य देश है वो मेरे देश से भी कुछ सीख सकें और जो भी हमारे यहाँ संपदा है जो भी उससे वो भी लाभ उठा सकें। आगे देखिए गांधी जी आगे क्या बोलते हैं। गांधी जी कहते हैं जैसे कि देशभक्ति का धर्म सिखाता है कि व्यक्ति को अपने परिवार के लिए मरना है, परिवार को गाँव के लिए मरना है, गाँव को देश के लिए मरना है और इस प्रकार से देश को आज़ाद करना है ताकि वह ज़रूरी हो तो विश्व की भलाई के लिए भी मर सके। ये उनकी सोच थी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बताते हैं आगे कि जो प्रजातियों से घृणा करने का कोई स्थान नहीं है। ये बोलते कि घृणा करने के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसे कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्रीयता जो आपकी नस्ल होती है, समूह होती है या फिर कोई आपकी पूर्व गिरह होते हैं, युद्ध होते हैं, संघर्ष होते हैं, उन बाधाओं को ख़त्म किया जा सकता है। बोल रहे ये सब जो बाधाएं आती हैं जो धर्म, जाति, नस्ल इन सब पे जो आधारित होती है इन सबको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जो घृणा करते हैं ना जातियों के प्रति उसका कोई स्थान नहीं होता। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं जब एक बार राष्ट्रवाद की भावना द्वारा स्थानीय और क्षेत्रीय घृणा जब ख़त्म हो जाती है ना तो ज़रूर ऐसा टाइम आएगा कि जब आप अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे, स्वयं मतलब कि राष्ट्र की भलाई के लिए, विश्व की भलाई के लिए आप अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देंगे अगर आपके मन में से घृणा खत्म हो जाए क्षेत्रीयवाद की, स्थानीयवाद की। गांधी जी आगे देखे क्या लिखते हैं कि मेरी देशभक्ति मानव की भलाई के लिए है। मेरी देशभक्ति है वो जो मानवता है उसकी भलाई के लिए है, इसलिए भारत के लिए मेरी सेवा में मानवता की सेवा है कि जो मैं भारत के लिए सेवा करता हूँ वो मानवता के लिए एक सेवा है। आगे देखिए आगे गांधी जी क्या कहते हैं कि भारत की जो स्वतंत्रता की योजना है वो आत्मशुद्धिकरण की है, इसलिए मैं इस विचारधारा के अनुसार करता हूँ, क्योंकि देखिए वो सोचता है कि अगर भारत आज़ाद होगा तो उसमें उनकी आत्मा के शुद्धिकरण होगा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। वो देखिए भारत की जो इच्छा सैन्यकरण था उसमें वह विश्वास नहीं रखते थे। जो सैन्य में जो पैसा खर्च करते हैं, सैन्यकरण जो होता है उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वे विश्व में मैत्रीपूर्ण संबंध व शांति की स्थापना करने में विश्वास रखते थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो गांधी जी की विचारधारा थी वो प्रेम पूर्वक, सत्य और देशभक्ति से प्रेरित थी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे गांधी जी एक और दो पश्चिमी साम्राज्यवाद था उसके बहुत आलोचक थे, उनको बिल्कुल नहीं पसंद था जो पश्चिमी साम्राज्यवाद था। दूसरों में पूर्ण स्वराज के हित में थे और वे राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता के समर्थक नहीं थे। जो राष्ट्रीय राज्य है जो संप्रभुत्व अपने जमा लेता उसके भी समर्थक बिल्कुल नहीं थे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व परिसंघ। तो चलिए इसके अंदर क्या बता रहे हैं वो जानते हैं। कि इसमें बता रहे हैं कि गांधी जी एक ऐसी मानवता एकता का स्वप्न देखते थे जिसमें मैत्रीपूर्ण राज्यों को परिसंघ द्वारा प्राप्त किया जा सके, कि मैत्रीपूर्ण रूप से एक साथ ला जा सके, ऐसे वो सपना देखते थे। आगे देखिए वो बता रहे हैं आगे कि वे विश्व में शांति चाहते थे और उन्होंने विश्व व्यवस्था तथा विश्व परिसंघ को उचित ठहराया है। आगे देखिए आगे वो बताते गांधी जी बोलते खाली स्वतंत्रता पाना ही आप मतलब कि स्वतंत्रता का लक्ष्य ही सबसे वो नहीं है। बोल रहे हैं कि अकेले स्वतंत्रता प्राप्त करना विश्व राज्यों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध कैसे स्थापित कर सके, सहभागी कैसे हो सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए गांधी जी का कहना है कि वह परिसंघ के रूप में संगठित विश्व राज्य को देखना चाहते थे। देखिए आगे वो बोलते हैं कि गांधी जी का कहना था अगर अहिंसा के माध्यम से मैं भारत को स्वतंत्र करवा सकते हैं तो साम्राज्य के विचार को समाप्त करके अहिंसा शक्ति को घृण स्थापित किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि अगर मैं अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्र हम प्राप्त कर सकते हैं तो जो साम्राज्यवाद है उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं और अहिंसा की स्थापना की जा सकती है। आगे देखिए आगे बोलते कि ऐसे में विश्व राज्य की आविर्भाव होगा। बोल रहे हैं कि जिसमें विश्व के सभी राज्य स्वतंत्र व बराबर होंगे। गांधी जी ने 4 जुलाई 1947 प्रार्थना सभा में परिकल्पना की थी कि देखिए गांधी जी ने बोला कि ऐसे प्रयासों या फिर ऐसे कोशिशों से स्वतंत्र हो जाता, अगर भारत है वो स्वतंत्र हो जाता है और राज्य ऐसा विश्व परिसंघ अस्तित्व में आ जाता है तो इसको हम राम राज्य
कहा जाएगा। तो बोल रहे मैं इसे प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा। देखिए उन्होंने बोला कि विश्व सभ्यता की जो उत्तरजीविता के लिए जो विश्व संघ होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोले गांधी जी के मन में इस केंद्रीय शासी निकाय के लिए परिसंघ की रूपरेखा थी। और देखिए गांधी जी चाहते थे कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो आक्रामक, आतंकी, उटदंड जैसे ताकतों को सहयोग ना दे। इसके लिए शुरू में ही पुलिस बल जरूरी हो सकता है। देखिए जो भी आतंकवादी होते हैं, जो भी आक्रमण करते हैं, उन्हों का सहयोग बिल्कुल ना दे, वो ऐसा चाहते थे, ऐसी सरकार हो, और इसके लिए शुरू में पुलिस बल होना ज़रूरी है। बोले परंतु जो पुलिस बल है वो अपने शक्ति का प्रयोग अंतिम रूप में ही करें। उन्होंने कहने का मतलब है कि वो अपनी ताकत का प्रयोग तभी करे पुलिस बल भी जब कोई आक्रमण होता है, फिर कोई ऐसी स्थिति आती है, ना कि वो जो सामान्य लोग हैं उनके ऊपर अपने कहते ताकत का प्रयोग करें। बोल रहे कि वो ऐसे स्थिति में जब अहिंसक और नैतिकता के उपाय कम ना कर रहे हो, कि जो भी अहिंसा की अगर स्थिति है तो उसमें किस प्रकार के बल की ज़रूरत है ना, तो ऐसी स्थिति में ना करें और अपने उपाय को कम में रखें। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विकास से संबंध। देखिए बोल रहे कि मानव सुरक्षा का जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास की पद्धति से है। बोल रहे जो परंपरागत दृष्टि से है, जो परंपरागत दृष्टि होती है उससे खाली आर्थिक समृद्धि के लिए उदार बाजार अर्थव्यवस्था को उपयुक्त माना जाता है। देखिए आगे बता रहे किंतु शीत युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि लगातार मानव अधिकारों का दुरुपयोग होता रहा और वास्तविकता ये रही कि विश्व में खाली 2/3 भाग को भूमंडलीकरण से लाभ प्राप्त हुआ। और 1990 में मानव विकास का उद्भव हुआ, जहां मानव विकास समृद्धि को उच्च सकल घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। देखिए और है ना मानव विकास के जो विचारक होते हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि आर्थिक समृद्धि लोगों की क्षमताओं का विकास करने में अपर्याप्त है, कि आप आर्थिक रूप से जो हमको समृद्धि मिलती है वो अपर्याप्त है। और इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, रोजगार जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया। देखिए बोल रहे खाली आर्थिक समृद्धि मतलब कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, परंतु वो जो बाकी क्षेत्र होते हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बोले देखिए बोले विकास और सुरक्षा के बीच जो विभाजन है उसको खत्म करने का प्रयास मानव सुरक्षा अल्प विकास के कारणों व परिणामों का विश्लेषण करता है। ये बोल रहे कि मानव सुरक्षा ये मानती है कि लोगों को आर्थिक विकास भी हो और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। वो दोनों पे मतलब कि दोनों पे बात करती है, आर्थिक विकास और सुरक्षा पे, जो मानव विकास मानव सुरक्षा होती है। देखिए इसी पर फ्रांसिस स्टीवर्ट जो हैं वो मानव सुरक्षा पे और मानव विकास पे अपने कुछ गहन संबंध बताते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ये बोल रहे कि मानव सुरक्षा का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है, जो कि विकास का भी उद्देश्य है। देखिए बताते कि मानव सुरक्षा के अभाव में आर्थिक समृद्धि का असमान वितरण है, बोले जिससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। बोले कुछ विकास व्यय स्पष्ट होते हैं, उदाहरण के तौर पे युद्ध में जाने वाले सैन्य या पालन करने वाले किसी भी उत्पादनकारी कार्य में हिंसा नहीं लेते। दूसरा युद्ध में संसाधनों को नष्ट कर देता है तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को कम कर देता है। देखिए इसमें यही बता रहे हैं कि अगर आप किसी युद्ध में जाते हैं या फिर सैन्य के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपका उत्पादनकारी हिस्सा है वो नहीं होता है सही से, और क्या होता है दूसरा आपके जो संसाधन होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए मानव सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है। ये बोल रहे कि असंतुलित विकास अर्थात वर्ग में असमानता फैलाना, जो कि संघर्ष का स्रोत है। अगर आप कोई असमानता करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो ये संघर्ष उत्पन्न करता है। और इसका मतलब ये है कि जो मानव का विकास होता है उसमें भी संघर्ष पैदा करता है। और बोल रहे जो संघर्ष है वो विकास में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए बोल रहे गांधी जी विचारधारा के अनुसार जो मानव सुरक्षा और मानव विकास है उसके प्रयोग 3 आधारित तत्वों में सहभागी हैं, वो पढ़ते हैं अब हम। पूरे पहला बता रहे हैं कि जो दोनों अवधारणा होती है वो जन केंद्रित होती है, जो दोनों अवधारणा होती है राज्य सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि के लिए होती है, और जो दोनों मानव प्रणालियों के अभिकर्ताओं के रूप में लेते हैं, जिनका उपयुक्त समय पर सहभागी के रूप में सशक्तिकरण होना चाहिए।
दूसरे में देखिए क्या बता रहे, दोनों अवधारणा बहुआयामी होती है। तीसरे में देखिए बोरे जो दोनों अवधारणा होती है वो गरीबों व असमानताओं को व्यक्तिगत संवेदनशीलता का मुख्य कारण मानती है। बोरे दोनों विचारधाराओं में समानता है परंतु इनमें कुछ विवाद भी हैं। बोरे बहस मुक्ति के जो प्रस्तावक हैं वो यह तर्क देते हैं कि ये बोरे मानव सुरक्षा या फिर मानव सुरक्षा के लक्ष्यों को इस प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए जो हिंसा और संघर्ष को कम करके आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक हो। बोरे जो निम्नलिखित तालिका देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मानव अधिकारों से संबंध। देखिए अब इसमें क्या बता रहे कि जो मानव सुरक्षा का जो मॉडल है उसका विकास मानव अधिकारों की अवधारणा पर ही आधारित है। जो मानव सुरक्षा है वो मानव अधिकार पे ही आधारित है। आगे बता रहे दोनों का दृष्टिकोण का जो मुख्य केंद्र है फिर दोनों का जो मेन फोकस है वो व्यक्ति पर है। फिर दोनों ये तर्क देते हैं कि नागरिक अधिकार, संस्कृति, पहचान, शिक्षा व स्वास्थ्य मानव के लिए मौलिक अधिकार हैं। बुरे गांधी जी मानव अधिकार के समर्थक थे। बुरे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मानव अधिकार तथा मानव सुरक्षा के लिए संघर्ष भी किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिंग और मानव सुरक्षा। देखिए बोरे कि जो मानव सुरक्षा का परंपरागत मॉडल था उसमें लिंग से संबंधित मामलों को अनदेखा कर दिया जाता था। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लिंग भेद होता है, भेदभाव होता है लिंग के ऊपर, उसको अनदेखा कर दिया जाता था और खाली बाहर के जो संकट होते हैं, राज्य की सुरक्षा जो होती है उस पर ही पूरा ध्यान उनका केंद्रित था। बोले जबकि अधिकतर ऐसी समस्या को महिला सहन करती रहती थी, उन पर किसी का भी ध्यान नहीं था। आगे देखिए पूरे मानव सुरक्षा का जो वर्तमान मॉडल है वो मानव पे केंद्रित है। आपको मैंने बताया ना कि मानव सुरक्षा का जो परंपरागत मॉडल है वो राज्य की सुरक्षा पे है और जो मानव सुरक्षा का वर्तमान मॉडल है वो मानव के केंद्र पे है और जिनमें महिला और पुरुष दोनों की चिंताओं का समान रूप से समाधान किया जाता है। देखिए आगे क्या बता रहे, समाज में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता और जो असमानता की जाती है, महिलाओं तथा संसाधनों के साथ संसाधनों, सेवा और अवसरों की जो असमानता से पीड़ित हैं, उसमें मानव सुरक्षा क्या करता है कि मानव सुरक्षा महिलाओं को शिक्षित करता है, सहभागी बनाता है और उनके माध्यम से स्थिति उनकी दृढ़ बनाता है। देखिए ये बता रहे कि जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, क्रूरता होती है, संसाधनों में असमानताएं करी जाती हैं, उन सब से मानव सुरक्षा उनको बचाता है और मानव सुरक्षा महिला को क्या करता है, शिक्षित करता है और दृढ़ बनाता है, ये सब करता है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानवतावादी हस्तक्षेप। देखिए मानवतावादी हस्तक्षेप में क्या बता रहे हैं, मानवतावादी हस्तक्षेप के क्षेत्र के अंतर्गत मानव सुरक्षा का अनुप्रयोग अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है क्योंकि यह मानवतावादी समस्याओं का गहन और बहुआयामी समस्याओं का समाधान करता है। जो भी मानवतावादी समस्याएं आती है उनका समाधान करता है और ध्यान केंद्रित करता है तथा उनके लिए दीर्घकालीन समाधान प्रदान करता है। जो दीर्घकालीन लंबे समय तक जो समाधान चल सके वो उनको प्रदान करता है। देखिए आगे बता रहे, जब एक राज्य दूसरे राज्य की परेशानियों को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है तो मानव सुरक्षा तर्क देती है कि हस्तक्षेप अंतिम उपाय के रूप में ही तभी किया जाना चाहिए जब दंगे हो, जाति दंगे हो, नरसंहार हो, तभी आपको शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। बोरे जब राज्य विफल हो जाता है तो ऐसे मामलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रक्षा करने का उत्तरदायित्व भी बनता है। देखिए बता रहे, जब आप एक देश दूसरे देश की जब हेल्प करते हैं और राज्य जब उसकी परेशानियां दूर करने में विफल हो जाता है तो क्या करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो होता है उनकी मदद लेनी चाहिए, उनसे रक्षा लेनी चाहिए। ये बोले कि परंपरागत सुरक्षा प्रतिमान के अंतर्गत मानवतावादी हस्तक्षेप के लिए विवाद है। परंपरागत सुरक्षा प्रतिमान में राज्यों को सर्वोपरि माना जाता है, राज्य संप्रभुता व हस्तक्षेप को उचित ठहराती है। ये बोले कि परंपरागत सुरक्षा में क्या होता था कि जो मानव की सुरक्षा होती है जो राज्य की सुरक्षा होती है उसको ज़्यादा सर्व पे सबसे ऊपर माना जाता है और उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं ठहराया जाता। आप किसी भी राज्य की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये परंपरागत सुरक्षा में बताया जाता है। परंतु मानव सुरक्षा में कहा जाता है कि हस्तक्षेप करना आवश्यक है और ज़रूरी भी है। चलिए हमारा टॉपिक यहीं
अंत समाप्त होता है। आई होप आपने वीडियो अंत तक देखी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको नई नई जानकारियाँ अपडेट्स चाहिए और ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ आपको चाहिए पूरे चैप्टर्स के ऊपर, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी मैं उस पर और वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।